हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। अटॉर्नी जनरल का जो ये पद है, ये भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया गया है, संवैधानिक पद है। कभी कभी जो है क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है कि अटॉर्नी जनरल का जो पद है तो ये संवैधानिक है, असंवैधानिक है, तो जो ये संवैधानिक है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है तो वो देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानून बनाने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता है। आर्टिकल 76 खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित जो किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति की नियुक्त करता है जो भी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए मतलब जो है योग्यताएं रखता है, और जो कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल उसे ही नियुक्त करता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है 76 के खंड 2 में बात की गई है कि महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे किसी विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करें या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा जो है तत्समय क्या है प्रवृत्ति किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन प्रदान किए जाएं। आर्टिकल 76 का खंड 3, इसमें बात की गई है अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। आर्टिकल 76 का खंड 4 में बात की गई है कि इसके अनुसार जो है महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। राष्ट्रपति जी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का पद होगा तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा, जब तक कि राष्ट्रपति चाहेगा तो वो अपने पद पर रहेगा, चाहेगा तो वो उसे हटा भी सकता है। और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे, उससे जो है सैलरी भी वही दी जाएगी जो कि राष्ट्रपति अभी निर्धारित करेंगे। आर्टिकल 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार होगा। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं तो इसमें जो ये अटॉर्नी जनरल होगा भारत का, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो इसमें दोनों सदनों की जो भी कार्यवाही होगी उसमें इसको शामिल होने का अधिकार रहेगा, लेकिन इसे मतदान का अधिकार नहीं रहेगा। वहाँ पर इसे मतदान करने का कोई अधिकार नहीं होगा अटॉर्नी जनरल को। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होता है तो इसको सभी जो है एक जिस प्रकार से एक संसद के सदस्य को भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, उसी प्रकार जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिलते हैं। अनुच्छेद 165 के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित होगा और किसी व्यक्ति को राज्य का जो है एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। आर्टिकल 165 के खंड 2 के अनुसार वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है। कौन? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होगा तो वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देगा। वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। आर्टिकल 165 के खंड 3 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अटॉर्नी जनरल जो होता है तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और जो एडवोकेट जनरल होता है तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये जो है डिफरेंस होता है अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में। ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो कि राज्यपाल अवधारित करेंगे, उसे जो है वेतन भी वही दिया जाएगा जो कि राज्यपाल अवधारित करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 148 के खंड 1 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवल उसी रीति एवं आधारों से हटाया जाएगा जिस रीति एवं आधारों से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा उसको कौन नियुक्त करेगा? उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और उसको उसके पद से जो है हटाया उसी प्रक्रिया के द्वारा जाएगा जिस प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको हटाया जाता है।
संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके सिद्ध कदाचार या असमर्थता प्रस्ताव पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। किसे? भारत के महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। आर्टिकल 148 खंड 4 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद पर पात्र नहीं होगा। जो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, तो ये यदि अपनी पोस्ट पर नहीं रहता है, इसको अपनी पोस्ट से यदि किसी कारणवश हटा दिया जाता है या तो ये क्या करेगा, ये भारत सरकार के किसी या राज्य सरकार के किसी अन्य पद पर भी पद का ये पात्र नहीं होगा। ये याद रखिए, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या तो इसकी एज कितनी 65 ईयर्स, जो भी मतलब कि पहले हो जाए। इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। इसको लोक लेखा जो समिति होती है उसका आँख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों को निर्धारित करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 जो ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य होते हैं, इसकी शक्तियों को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 151 के खंड 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी जो प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। और अनुच्छेद 151 के खंड 2 के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक के किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया था। संसद द्वारा महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियों एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया गया है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षक से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको कैग भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं पर। राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। कौन कौन सी? तो विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये किसको? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो कैग होता है, तो किसको प्रस्तावित करता है? ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। अब हम बात करेंगे जो भी एमसीक्यूज पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के द्वारा ही ये पद धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ये धारण करता है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, प्रेसिडेंट इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बताया गया है? तो किसको? महान्यायवादी को। अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो ये कौन जाना जाएगा? ये जाना जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, तो ये कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी बात की गई है आर्टिकल 76 के खंड 3 में। नेक्स्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं, ये कौन है? भारत सरकार के। भारत के जो अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार होते हैं वो भारत सरकार के होते हैं, ना ही लोकसभा के, ना प्रधानमंत्री के, ना भारत के राष्ट्रपति के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? तो ये महान्यायवादी को होगा। महान्यायवादी जिस न्यायालय में भी चाहे सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट, अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटॉर्नी जनरल
से संबंधित जो है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। करेक्ट है। भारत की अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है तो भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। बिल्कुल वही योग्यताएं उसे रखनी चाहिए जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रखता है। उसे संसद के किसी भी सदन का एक का सदस्य होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, संसद का महाभियोग लगाकर नहीं हटाया जा सकता है। उसके जो है सर्वोच्च न्यायालय हटाने की उसकी जो प्रक्रिया है तो ये जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है उसी प्रकार अटॉर्नी जनरल को भी हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हैं भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रपति की ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह हो। बिल्कुल करेक्ट है। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करेगी। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वह इतना पारिश्रमिक प्राप्त करता है जितना कि राष्ट्रपति अवधारित करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्याग पत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया है इस्तीफा दे देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। इन्होंने बात कर दी यहाँ पर कि भारत का सॉलिसिटर जनरल ही भारत सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं। यहाँ पर ये सॉलिसिटर जनरल की बात जो कर दी, यदि भारत की एकमात्र अधिकारी कौन, ये महान्यायवादी जो है भारत का एकमात्र विधि अधिकारी है। यहाँ पर जो ये इन्होंने सॉलिसिटर जनरल की बात कर दी तो इस कारण जो है ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को संसद की बैठकों में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार है किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं, जबकि सॉलिसिटर जनरल को संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार जो है प्राप्त नहीं है। संविधान के आर्टिकल 76 में वर्णित उपबंधों के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। और क्या करता है, सरकार जो है मंत्रिपरिषद के इस्तीफा देने पर भी महान्यायवादी इस्तीफा दे देता है क्योंकि वह उसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये नहीं, मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये प्राप्त है किसको, भारत के महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। ये किसको है, भारत के महान्यायवादी को। किसको, भारत के महान्यायवादी को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठकों में कौन भाग ले सकता है। तो ये ले सकेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये किसको नहीं है, ये नहीं है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट,
भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो ये रखता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग लेता है, और जो है कि उपराष्ट्रपति भी है और वह भी संसद का सदस्य नहीं होता, इसलिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति भी उत्तर हो सकता है। यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जो भी होता है तो वो भी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो है क्या भाग वो भी लेता है, तो उपराष्ट्रपति जो है उत्तर हो सकता था। लेकिन हालांकि राष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं रहता है। इस दौरान वह एक सदन का हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वहां उत्तर महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की भागीदारी राज्यसभा में होती है और भारत का जो ऑफिसर शब्द प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर, जबकि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्र का उप प्रमुख होता है। वहाँ पर भारत के जो ऑफिसर शब्द का जो प्रयोग हुआ है, तो इसी कारण वहाँ पर आंसर जो है क्या होगा क्वेश्चन में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही होगा। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वो ले सकता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, एक गैर संसद के सदस्य जो है गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो ये ले सकता है कौन, महान्यायवादी और उपराष्ट्रपति दोनों ले सकते हैं। लेकिन अभी इसको जो है हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? ये होता है कानूनी सलाहकार होता है। कौन? सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल के अतिरिक्त भारत सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में अन्य विधि अधिकारी भी होते हैं, इन्हें सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्वों के निर्वहन में क्या करते हैं, उसे हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। तो भारत का जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये एक न्यायिक सलाहकार होता है। नेक्स्ट, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? परामर्श देता है कौन? एडवोकेट जनरल। किसको? राज्य सरकार को। यदि यहाँ पर भारत सरकार की बात होती तो फिर आंसर कुछ और ही हो जाता है। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। आर्टिकल 165 के खंड 2 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को क्या एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। अनुच्छेद 165 खंड 1 के अनुसार वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और अनुच्छेद 165 खंड 3 के अनुसार वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है। कौन? एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होगा? वो होगा महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है वो एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये स्टेटमेंट जो है यहीं से इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की बात हो रही है और बात की जा रही है कि नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, तो ये किसकी करते हैं? अटॉर्नी जनरल की करते हैं, ना कि एडवोकेट जनरल की। तो ये स्टेटमेंट यहीं पर से जो इनकरेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। बात की जा रही है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के अनुच्छेद 165 खंड 1 के अनुसार राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। और सलाहकारी अधिकारिता अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की होती है। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता मूल तथा अपीलीय होती है। यहाँ पर कह रहा है कि उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। तीनों की बात कर दी, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा?
राष्ट्रपति करता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 एक के खंड 1 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 151 खंड 1 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा अनुच्छेद 151(2) के अनुसार वह राज्य सरकार के लेखों का लेखा परीक्षण कर रिपोर्ट क्या है जो संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो होती है, इससे संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148। नेक्स्ट है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किसको प्रस्तुत किया जाएगा? ये प्रस्तुत किया जाता है, सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है किसको? ये भारत के राष्ट्रपति को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, ना ही लोकसभा को, ना ही राज्यसभा को। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो ये इनमें से किसी को भी नहीं प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है किसको? देखते हैं, ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है, ना कि उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो ये सृजन किया गया है किसके द्वारा? अनुच्छेद 148 के द्वारा, संविधान द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो ये कार्यकाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर बड़ा जो है कन्फ्यूजन रहता है कि लोग जल्दी में आंसर 5 वर्ष कर देते हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या जो है कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया जाता है, और संसद ने जो है कैग के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित जो है किया है, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक कार्यरत रहता है, जो इनमें से वह पहले प्राप्त कर ले। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। सभी स्टेटमेंट करेक्ट, इनकरेक्ट, डी वाला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। उनको राष्ट्रपति जो है क्या करता है? अपने पद से हटा सकता है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। तो सारे जो भी ऑप्शन दिए थे सभी क्लियर हो जाएंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कैग को यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था सही नहीं है, तो जो है ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट थे, और यही वाला जो है करेक्ट नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ये राइट आंसर हो गया था। राष्ट्रपति करता है, भारत के राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, और जो है राष्ट्रपति जो है इसको कैग को पदच्युत नहीं कर सकते, इसको हटा नहीं सकते हैं, बल्कि उसे उसी रीति उन्हीं आधारों से हटाया जाता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और वहीं पर संविधान की दूसरी अनुसूची के प्रावधान 12(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर वेतन दिया जाता है। अनुच्छेद 148 का खंड 4 के तहत सेवानिवृत्ति के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन पद के अयोग्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? ये होती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। नेक्स्ट है, कथन ए है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु औचित्य भी है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है, अपितु जो है औचित्य भी है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसका कारण कह रहा है उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य व्यय की वैधता और औचित्य दोनों ही सुनिश्चित करना है, क्योंकि उसे यह निर्धारित करना है कि वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों का अनुपालन हो रहा है अथवा नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन एक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है। यहाँ पर 4 जो है लंबे चौड़े स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है किसका पालन जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। पहला स्टेटमेंट है, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये तो करता है, तो ये वाला जो है राइट आंसर नहीं होगा। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। डी ऑप्शन है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व कोष में जमा हो, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये देख लेते हैं इसके जो है कर्तव्य क्या क्या होते हैं। पहला कर्तव्य होता है किसका, कैग का, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य देख लेते हैं। पहला कर्तव्य होता है वह केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व से भारत के अंदर तथा बाहर किए गए व्ययों एवं लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। वह व्यापारिक निर्माण संबंधी लाभ तथा हानि के लेखों की परीक्षा करता है। वह भंडार गृहों की लेखा परीक्षा करता है। राष्ट्रपति के आदेश पर वह स्थानीय निकायों की भी लेखा परीक्षा करता है, लेकिन याद रखिए कि किस पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। वह सरकारी कंपनियों एवं निगमों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो ये परीक्षक अपने नाम के अनुरूप भारत के वित्त पर नियंत्रण न करके केवल उसकी परीक्षा का कार्य करता है। वो उसके वित्त पर नियंत्रण नहीं करता है, बल्कि उसकी जो है क्या केवल परीक्षा का कार्य करता है, जबकि ब्रिटेन का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक दोनों प्रकार के अधिकार रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखते हैं, पहला स्टेटमेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल है, उसका काम ही है लेखा परीक्षा करना। दूसरा स्टेटमेंट है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारण या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उसकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। हम अभी देख चुके हैं, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यालय का महत्व क्या है। बात की जा रही है कैग के कार्यालय की महत्व की, तो देखते हैं। कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है, ये इसका महत्व नहीं है। दूसरा है, कैग की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं को या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। ये स्टेटमेंट जो है इसके महत्व के संबंध में करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि संबंधी जो है लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। यह भी इसका महत्व है। फोर्थ स्टेटमेंट है, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है जो कि सरकारी कंपनियों के लोक लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। वो जो है अभियोग नहीं लगाता है, केवल वो लेखा परीक्षा करता है। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी एक बार एक्सप्लेन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है।
अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिसे संघ के और राज्यों के लेखाओं के संबंध में विशेष नियंत्रक एवं अधीक्षण शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके द्वारा प्रस्तुत लेखाओं केंद्रीय मंत्रालयों से संबंधित पर संसद की लोक लेखा समिति में विचार विमर्श होता है और इसके प्रतिवेदनों के आधार पर जांच एजेंसियां आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर सकती हैं। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है किसकी? ये संसद की है। अंतिम जिम्मेदारी किसकी? संसद की। देखते हैं नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो करता है अनुच्छेद 149। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ पर जो है ये ऑप्शन जो दिए हैं, तो इसमें 2 आंसर यहाँ पर करेक्ट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कूट दिया नहीं गया है। चलिए इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक जो है और महालेखा परीक्षक होगा, एडिटर जनरल होगा, जिसे राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा और उसके पद से केवल उसी रीति से उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और आधारों पर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। यहाँ पर जो है ये जो है सी और डी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए और ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका? तो ये लोक लेखा समिति का होता है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति होती है किसमें? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती है। ये सब देख ही चुके हैं, इसकी एक्सप्लेन सब बार बार वही दिया है। देखते हैं नेक्स्ट, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया? तो ये 1976 में किया गया था। कब? 1976 में। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। कर्तव्य शक्तियां और सेवा शर्तें जो है अधिनियम 1971 में वर्ष 1976 में संशोधन कर केंद्र सरकार के स्तर पर अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से पृथक किया गया तथा सीएजी का कार्य केवल केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा तक ही सीमित रह गया। वहीं पर वर्ष 1976 से केंद्र में लेखांकन अकाउंटिंग का कार्य विभिन्न केंद्रीय विभागों द्वारा स्वयं भारतीय नागरिक लेखा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस की सहायता से जो प्राप्त किया गया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी भी राज्यों के स्तर पर उपरिक्त जो है दोनों दायित्वों का निर्वहन करता है। जो राज्यों के स्तर पर है तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों दायित्वों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट है 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन एवं लेखा परीक्षण को क्या है पृथक करता है और
कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है या संशोधन किया गया था? ये संशोधन किया गया था कब? 1976 में। अकाउंटिंग और किसको, ऑडिटिंग को अलग अलग किया गया था। हालांकि राज्य स्तर पर जो है दोनों का काम एक ही दिखता है। नेक्स्ट, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। तो वित्तीय लेखों का परीक्षण कौन करेगा? वो करेगा कैग। नेक्स्ट है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक कहलाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, भारत के कैग के कार्य हैं। भारत के कैग के कार्य क्या है? यहाँ पर कूट दिया है क्या? कूट नहीं दिया है। तो भारत के कैग के कार्य हैं, तो ये नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में ये इसका कार्य नहीं, लोक वित्त संरक्षक के रूप में इसका कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होगा। उसका यह कर्तव्य होगा कि वह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से नंबर के महालेखा परीक्षक? गिरीश चंद्र मुर्मू ये 14 नंबर के। कमेंट बॉक्स में बताइए वर्तमान में जो है कौन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियुक्ति हुई और अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14 नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया था। तो महर्षि कौन थे? वो 13वें थे। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पूर्व 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के पहले उपराज्यपाल भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दो सूचियां दी हुई हैं, एक तरफ अधिकारी दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित संस्थान दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन में, यहाँ पर जो है कम समझ में आएगा। इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति यह राज्यसभा का सदस्य होता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह लोकलेखा समिति से संबंधित होता है। भारत का महाधिवक्ता या महान्यायवादी ये उच्चतम न्यायालय से संबंधित। तो भारत का महान्यायवादी तो ये लोकसभा की बैठकों से संबंधित होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर जो है गलत विकल्प खोजना है। किसके संबंध में? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं कौन? ये सार्वजनिक खर्च का परीक्षण नहीं आएगा, सार्वजनिक राजस्व भी नहीं आएगा, वित्तीय प्रशासन भी नहीं आएगा तो केवल व्यवसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन आएंगे इसके अंतर्गत। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। पब्लिक फाइनेंस सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध जो है व्यवसायिक बैंकों के कार्य के निष्पादन से संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो गलत विकल्प पूछा जा रहा है, तो यही वाला गलत है, यही इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गलत विकल्प पूछा जा रहा है। अब हम यहाँ पर एक इसका छोटा सा और टॉपिक है, वरीयता अनुक्रम, इसकी भी बात कर लेते हैं। इसी वीडियो में छोटा टॉपिक है। वरीयतानुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न जो पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित होता है। जो ये वरीयता अनुक्रम है तो ये क्या होता है? पदाधिकारियों के पदक्रम से संबंधित होता है। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसरों पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। जो सरकार के दैनिक कार्य होते हैं इसमें इसका वरीयतानुक्रम का कोई यूज नहीं होता है, केवल जो है क्या है राजनीतिक कार्यों के लिए होता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी। वर्तमान में शीर्ष पदों का वरीयतानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर उप प्रधानमंत्री, फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश, फिर आएंगे लोकसभा अध्यक्ष, फिर केंद्र के कैबिनेट मंत्री, फिर राज्यसभा एवं लोकसभा में कौन? विपक्ष के नेता, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भुजों के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में, फिर
भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, फिर भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल और देशों के कौन उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्रम रहेगा, पद रहेगा। उसके बाद पद रहेगा किसका, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, फिर रहेगा राज्यसभा के सभापति का, फिर रहेगा लोकसभा का उपाध्यक्ष, फिर नीति आयोग के सदस्यों का, फिर राज्यों के उप मुख्यमंत्री का, फिर केंद्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री जो भी मतलब कि नियुक्त किए गए हों, फिर भारत के महान्यायवादी, फिर कैबिनेट सचिव, फिर उपराज्यपाल अपने संघ शासित क्षेत्रों में। और 12वें नंबर पर कौन रहेगा, जनरल तथा उनके समान रैंक रखने वाले सेना अध्यक्ष। तो इनका अनुक्रम जो है कुछ इस प्रकार रहता है। देखते हैं अब यहाँ एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए, इनके जो है अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, फिर संघीय मंत्रिमंडल होंगे, फिर होंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आएगा, तो वो आएंगे कौन, भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है। बात की जा रही है पूर्वता क्रम में, तो पूर्वता क्रम में सबसे पहले आएंगे कौन, वो आएंगे अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट, भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। तो वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो यहाँ पर ना ही अग्रता का क्रम दिया हुआ है, ना ही पूर्वता का। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेन एक बार जो है। यहाँ पर यदि वरीयता अनुक्रम की बात करें तो इस संबंध में वर्तमान सूचना जो 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 का स्थान पर रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 14 नंबर पर रखा गया है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर 17 जो है 17वें स्थान पर रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है। ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी की, तो वो कौन होगा, मंत्रिमंडल सचिव होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है कम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी है भारत के मंत्रिमंडल सचिव। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।